नमस्ते। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। बंगाल और असम के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अगर हम भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव नजर आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी का पूरा फोकस अब सीधे दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसका सबसे बड़ा केंद्र बना है तेलंगाना। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ राजनीतिक दावों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन ठोस आंकड़ों और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो इस नई रणनीति की नींव रख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस होगा दक्षिण की ओर इस नए कदम पर, 9377 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स पर, मिशन तेलंगाना की पूरी राजनीतिक रणनीति पर और आखिर में इस अहम सवाल पर कि क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या वाकई कोई ठोस विकास। शुरुआत करते हैं इस नई रणनीति से, यानी दक्षिण की ओर बढ़ते इन नए कदमों से। बंगाल और असम के चुनावों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई वक्त गवाए अपना अगला लक्ष्य सेट कर लिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसका सबसे बड़ा संकेत हमें 10 मई 2026 को मिला। प्रधानमंत्री का ये हाई प्रोफाइल हैदराबाद दौरा कोई रूटीन विजिट बिल्कुल नहीं था। 2024 में दोबारा सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में ये उनकी पहली बड़ी जनसभा थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस रैली ने आने वाले राज्य चुनावों के लिए औपचारिक तौर पर बिगुल फूंक दिया है। साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व तेलंगाना को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और इस एक्शन मोड को साबित करने के लिए जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। 9377 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस एक दौरे में तेलंगाना के बुनियादी ढांचे के लिए इतनी भारी भरकम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि इस मिशन साउथ का वित्तीय स्केल कितना विशाल है। अब सीधे उन 9377 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स पर आते हैं और समझते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। हवाई दावों से अलग अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखें तो इनकी विविधता सच में हैरान करने वाली है। देखिए, जहीराबाद में 3245 एकड़ का एक नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, जिसके लिए 3245 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वहीं वारंगल में 1700 करोड़ की लागत से भारत का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हैदराबाद पणजी कॉरिडोर पर NH-167 को 4 लेन करने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा यानी 3175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। काजीपेट और विजयवाड़ा के बीच 11 किलोमीटर रेलवे लाइन की मल्टी ट्रैकिंग के लिए 1535 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा मलकापुर में 600 करोड़ का इंडियन ऑयल ग्रीनफील्ड टर्मिनल भी है। और हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। हैदराबाद में 1550 करोड़ का सिंधु अस्पताल, जिसमें कैंसर के इलाज के लिए 1500 बिस्तर होंगे। ये पूरा का पूरा एक बेहद व्यापक ब्लूप्रिंट है। चलिए आंकड़ों और बुनियादी ढांचे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे काम कर रही मिशन तेलंगाना की राजनीतिक रणनीति को डिकोड करते हैं। राजनीति में कोई भी इतना बड़ा कदम बिना किसी खास लक्ष्य के नहीं उठाया जाता। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का एक बहुत ही स्पष्ट राजनैतिक उद्देश्य है, जिसे वे आने वाले विधानसभा चुनावों में हासिल करना चाहते हैं। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक ही टर्म है, डबल इंजन सरकार। आसान शब्दों में कहे तो ये एक ऐसी रणनीति है जहां राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार बनाने का लक्ष्य होता है। तर्क ये दिया जाता है कि इससे विकास में कोई रोड़ा नहीं आता और नीतियां तेजी से लागू होती हैं। तेलंगाना के लिए अब इसी मॉडल को सेट करने का सीधा टारगेट रख लिया गया है। इस पूरी राजनीतिक बिसात को समझने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव का एक हालिया बयान काफी अहम है। उन्होंने कहा है, तेलंगाना की जनता ने बीआरएस को 2 कार्यकाल दिए और फिर कांग्रेस को, और दोनों ही जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। ये बयान उस राजनीतिक गणित को एकदम साफ कर देता है जहां पार्टी मौजूदा और पिछली राज्य सरकारों के खिलाफ लोगों की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, खुद को एक मजबूत और सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करना। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। क्या ये वाकई विकास है या महज एक चुनावी स्टंट?
जब भी चुनाव करीब आते हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग जाती है तो ये सवाल उठना लाजमी है। चुनावी स्टंट के इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा नेता माधवी लता का एक बेहद दिलचस्प नजरिया सामने आया है। उनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी की तेलंगाना के प्रति जिम्मेदारी है और वो राज्य का विकास कर रहे हैं। चुनावी लेंस के माध्यम से हर विकास परियोजना को देखना सही नहीं है। यह नजरिया इस बात पर जोर देता है कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी सरकार का एक बुनियादी प्रशासनिक कर्तव्य है। इसे चुनावों से जोड़कर नहीं बल्कि सीधे तौर पर जन कल्याण के चश्मे से देखा जाना चाहिए। और इस जन कल्याण वाले तर्क को मजबूती देने के लिए कुछ बहुत ही ठोस फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, जैसे कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की सहूलियतें सीधे तौर पर बढ़ेंगी। टेक्सटाइल पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया जैसी पहलों से हजारों नई नौकरियां पैदा होने की बात कही जा रही है। हाईवे और रेलवे विस्तार से राज्य का पूरा बुनियादी ढांचा अपग्रेड होगा। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि ये कोई उपकार नहीं है बल्कि बेहतर बुनियादी ढांचा तेलंगाना के हर नागरिक का अधिकार है जिसे बस पूरा किया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव आते हैं। एक तरफ है मिशन साउथ की राजनीतिक रणनीति, जहां सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना, आगामी चुनावों को टारगेट करना और राज्य में डबल इंजन सरकार बनाना मुख्य मकसद नजर आता है। और ठीक दूसरी तरफ है जन कल्याण और विकास का नैरेटिव, जिसमें हजारों नौकरियां देना, 1500 बिस्तरों वाला एक विशाल कैंसर अस्पताल बनाना, हाईवे का जाल बिछाना और एक राष्ट्रीय नेतृत्व की अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शामिल है। दोनों ही तर्क एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ 9,377 करोड़ रुपए का भारी भरकम विकास है और दूसरी तरफ तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगामी चुनावों में तेलंगाना के मतदाता क्या तय करेंगे? क्या बुनियादी ढांचे में किए गए ये बड़े निवेश राजनीतिक वफादारी में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? इसका असली जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के इस विश्लेषण ने इस पूरी बिसात को समझने के लिए एक साफ तस्वीर जरूर पेश कर दी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।